आज हम पढ़ने जा रहे हैं आलोक धनवा की दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ये जो कवि हैं ये कक्षा 12वीं के हिंदी के अंतर्गत लिया गया है और इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। सबसे पहले दो रचनाएं देख लेते हैं। पहली है जनता का आदमी, दूसरी है ब्रूनो की बेटियां, एक तीसरी वर्दी है कपड़े के जूते। इनमें से कोई दो लिखनी होती हैं। फिर हम भाव पक्ष की बात करें तो आलोक धनवा एक जन कवि हैं। इनकी कविताओं में नारी विमर्श स्पष्ट दिखता है। वे कविता गढ़ने में सिद्धहस्त हैं। वे साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी रहे। ये बाल मनोविज्ञान के सिद्धहस्त कवि हैं। ये राष्ट्रीय चेतन के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। कला पक्ष देख लेते हैं। आलोक धनवा ने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनके साहित्य में तत्सम, तद्भव और साधारण बोलचाल के शब्द समाहित हैं। इनकी रचनाओं की शैली अभिधात्मक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रवाह एवं माधुर्य गुण का समायोजन सुंदर ढंग से किया है। इनके साहित्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर चित्रण हुआ है। साहित्य में स्थान की बात करें तो आलोक धनवा समकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी कविताओं में रोशनी से भारी बेहद हल्की भाषा और कलात्मक कुशलता जैसा रूप दिखाई पड़ता है, जैसा किसी भी साहित्यकाल की रचनाओं में नहीं। ये तो थे आलोक धनवा। और दूसरा कवि है जिसका हम परिचय पढ़ने जा रहे हैं वो है कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण की कक्षा 12वीं के सिलेबस में दो कविताएं दी हुई हैं। कविता के बहाने, बात सीधी थी पर। ये दोनों कविता याद रखना बेटा। कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। बात सीधी थी यह दूसरा कोई नहीं से काव्य संग्रह से ली गई है। तो इनका परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान फैजाबाद उत्तर प्रदेश है। मृत्यु 2017 में हुई थी। इनकी कविता संग्रह पहला है चक्रव्यूह है, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। ये इनके काव्य संग्रह हैं, ये कविता संग्रह हैं। आगे आता है काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह में नंबर 1 पर आत्मजयी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो नचिकेता के पौराणिक प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। ये बात ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आत्मजयी किस पौराणिक प्रसंग पर आधारित है। दूसरा है वाण सरोवर के बहाने। फिर इनके कहानी संग्रह है एक आकारों के आसपास। एक इनका समीक्षा ग्रंथ है आज और आज से पहले। इसके अलावा कुंवर नारायण ने नई कविता के हस्ताक्षर कवि कहलाते हैं। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुंवर नारायण किस धारा के कवि हैं, तो नई कविता। इसके अलावा कुंवर नारायण ने युग चेतना के नाम से पत्रिका का संपादन किया। ये तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित जो तीसरा सप्तक था उसके प्रमुख कवि हैं और इनको कोई दूसरा नहीं कृति के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके साथ ही इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि 2005 में इनके संपूर्ण साहित्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत कम लोगों को मिलता है, तो ये उनमें से एक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देख लेते हैं इनकी दो रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान। दो रचनाओं में तो आप देख लेते कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, ये दो रचनाएं हो जाएगी। पहले भाव पक्ष देख लेते हैं। भाव पक्ष में कुंवर नारायण नागर संवेदना के प्रतिनिधि कवि हैं। कुंवर जी ने अपनी पूरी काव्य यात्रा में माननीय संपदों को नई तरह से परिभाषित किया। नव सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा स्पष्ट झलकती है। उन्होंने समय समय पर सत्ता की राजनीति पर तीक्ष्ण प्रहार किए हैं। इसके अलावा कुंवर नारायण
उसका कला पक्ष देख लेते हैं। कुंवर नारायण की भाषा मुख्य रूप से साहित्य खड़ी बोली है। उसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तत्सम, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्राथमिकता इनकी शैली की मुख्य विशेषता है प्रतीकात्मकता। इन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक आदि अलंकार का प्रयोग किया और उन्होंने अपने काव्य में मुख्य छंद का प्रयोग भी किया है। साहित्य में स्थान भी देख लेते हैं तो कुंवर नारायण का साहित्य में श्रेष्ठ स्थान है। इनकी प्रतिष्ठा और आदर हिंदी साहित्य जगत में सर्वमान्य है। इनकी ख्याति मात्र एक लेखक की तरह ही नहीं बल्कि कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले विचारक के सम्मान है। इनके द्वारा लिखे गए काव्य हिंदी साहित्य की अनमोल विरासत है। धन्यवाद।